गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 42। तो ये मोशन का समझो कि आखिरी लेक्चर है। आज हम लोग काइनेमेटिक्स को ख़त्म कर लेंगे और एक डीपीपी मैं आज दूंगा, जिसके कुछ क्वेश्चंस तो मैं आज ही बता दूंगा और बाकी आपका वो होमवर्क हो जाएगा। क्लियर? चलो, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले आज हम लोग इस लेक्चर को पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं एक डीपीपी भी दूंगा। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेन ड्रॉप्स एंड मैन, है ना। हम लोग दौड़ रहे थे तो बारिश की बूंदें कैसे हम लोग के ऊपर गिर रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जब मैं आपको रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि टोटल 4 टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। तो नंबर 1 और 2 तो हमने पढ़ लिया, रिवर वाला और रेन वाला। अब अपने सामने जो है नेक्स्ट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीटिंग टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग टाइम के ऊपर कि अगर पार्टिकल्स 3-4 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो किस टाइम पे मीट करेंगे, इसको लेके बात की जाएगी। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग आज अपना हेडिंग दे दें। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीटिंग टाइम। इस पे भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीटिंग टाइम्स के ऊपर हम लोग अभी स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, सबसे पहले, अब ये कोई थ्योरी है नहीं, जैसे रेन ड्रॉप्स और आपका रिवर वाले में पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिया था। यहाँ हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक पहले इसके ऊपर प्रॉब्लम करवाता हूँ, फिर देखो यही डीपीपी आज आपको मिलेगा। ठीक है, ये डीपीपी को मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो आपको होमवर्क के फॉर्म में मिलेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है, जिसको मैंने क्लासीफाई कर दिया है। जब वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को आप राइट डाउन करो, लेकिन आप ये क्वेश्चन कॉपी में लिखोगे। देखो, डीपीपी का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ एप्लीकेशन में रहने दो, कॉपी पे लिखा भी करो यार, लिखने से फायदा होगा तुम्हें। समझ गए ना? तो चलो, अपने सामने है ये क्वेश्चन, दैट इज 3 पार्टिकल्स ए बी सी। ध्यान से पढ़ना। 3 पार्टिकल्स ए बी सी आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड डी। जो ट्रायंगल का साइड है, जो ट्रायंगल की भुजा है, वो कितनी है? डी। समझ गए ना बच्चे? तो वो आपका साइड कितना है? आपका डी। अब क्या कर रहा है? एट टी इक्वल्स टू 0 ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स, ठीक है ना, मूव्स है, मूवी लिख दिया गया है, मूव्स लिखना, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v। a ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी along AB, B along BC and C along CA। ठीक है, at what time will the particles meet each other? किस समय पे ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे? पहले आप क्वेश्चन को राइट डाउन करो, फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। चलो, राइट डाउन कर लिया आपने? देखते ये भी हेडिंग आपने दे दिया होगा। बच्चों, मैं आपके सामने पहले डायग्राम बनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपको भी बहुत मजा आने वाला है। देखो, यहां पे टोटल 3 पार्टिकल्स हैं। अब इन तीनों पार्टिकल्स के कलर को मैं अलग अलग कर लेता हूं। मान लो ये रेड कलर से पार्टिकल ए, जो ए पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, और जो आपका पार्टिकल बी है वो ये पर्पल कलर से, दिस इज बी। एंड फाइनली पार्टिकल सी जो है बच्चों, वो ग्रीन कलर का है। मान लो ये 3 पार्टिकल्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं, और ये साइड इनका मान लो डी दिया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड जो इसके होंगे वो क्या होंगे? सेम, है ना, सब सारे डी। अब दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए जो है वो v स्पीड से b की तरफ आ रहा है। लिखो, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी के लॉन्ग, ए आ रहा है b के तरफ, और b उसी स्पीड से किसकी ओर जा रहा है? c के तरफ। b जा रहा है c के तरफ और c जा रहा है a की तरफ। आप क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a मूव्स अलोंग AB लाइन तो यही हो गया, B मूव्स अलोंग BC लाइन एंड C मूव्स अलोंग CA लाइन।
और सभी की स्पीड सेम है, तो आपको ये ताज्जुब होगा कि भाई ये जब यहां पहुंचेगा तो ये यहां भाग जाएगा, वो वहां भाग जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों पार्टिकल कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये तो बहुत अजीब हो गया ना, जब तक ए पहुंचेगा यहां पे, ये भाग के यहां पहुंच जाएगा, 80 भाग के यहां पहुंच जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो, देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि ए की वेलोसिटी हमेशा किसके अलोंग है, ए बी के अलोंग, ए बी के अलोंग, अब बी की बी सी के अलोंग, अब सी की सी ए के अलोंग। तो अब देखो यहां से क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा समझो। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको वहां से क्लियर होगा। सोचो कुछ देर तक ए इस लाइन के अलोंग चलता रहा, तो ए चल के अब यहां पहुंच गया, ठीक है। आपको एक ही कलर से हम लोग बनाएंगे, बार बार उतना कलर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो मान लो ए यहां पहुंच गया, बी अब यहां पहुंच गया और सी चल के यहां पहुंच गया। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए अपनी वेलोसिटी को हमेशा बी को टारगेट करके रखता है, तो अब बताओ ये जो ए ब्लैक कलर से यहां दिख रहा है, क्या बी यहां पे है या बी आगे आ गया? तो बी आगे आ गया। तो बच्चे अब ये इस लाइन को कंटिन्यू नहीं करेगा, ये इन दोनों लाइन को ज्वाइन करो। आ रही है बात समझ में? अब ये इस लाइन के लॉन्ग चलेगा, ये भी अब इस लाइन के लॉन्ग नहीं चलेगा। इसके लिए C यहां पहुंचा हुआ है, तो ये इस लाइन के लॉन्ग चलेगा। C भी इस लाइन के लॉन्ग नहीं चलेगा, उसको A यहां दिखेगा। तो बच्चे अब ये ट्रायंगल बन गया। चलो अब इसमें कुछ देर आगे चला लेते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। फिर अब बताओ क्या इसी लाइन पे चलेगा? नहीं, फिर नया ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब जो ट्रायंगल बनेगा, इसको ये यहां नजर आएगा, इसको ये यहां नजर आएगा और इसको ये यहां नजर आएगा। बोलो है कि नहीं है? अब ये इस लाइन की बजाय इस रेड लाइन पे चल के बच्चों ये यहां पहुंचेगा, ये इस रेड लाइन पे चल के यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा। अब बताओ फिर क्या अब ये ट्रायंगल रह गया क्या? नहीं, अब जो ट्रायंगल है बच्चों, अब ये ट्रायंगल है। बोलो। और इस तरीके से देख रहे हो ट्रायंगल बदलता चला जा रहा है। अब ये इस लाइन के लॉन्ग चलेगा, इस लाइन के लॉन्ग चलेगा और ये यहां पहुंच जाएगा, ये चल के यहां पहुंच जाएगा, ये चल के यहां पहुंच जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल हो गया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से, ये तो मैंने थोड़ा गैप पे बनाया, लेकिन सच्चाई है कि ये पास पास पे ही बनाओगे तो ये चलते 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 यहां पहुंच जाएगा ऐसे, ये चलते 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 यहां पहुंच जाएगा और ये चलते चलते यहां पहुंच जाएगा। और यहां सबकी दोस्ती हो जाएगी, सबका मीटिंग हो जाएगा, सब बैठ के चाय पिएंगे। तो कहने का मतलब है ये सब एक जगह पहुंच गए, यही तो हम लोग को जानकारी चाहिए थी। तो इस तरीके से बच्चों सारे पार्टिकल्स एक जगह पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो गया जो आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलो ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का है बच्चों। लेकिन सवाल है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो डायग्रामेटिक सॉल्यूशन मैंने कर दिया, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी एक पेयर को ले लो, जैसे मान लो हमने कंसीडर कर लिया ए और बी को, है ना, ए और बी को। सच्चाई क्या है, इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस मान लो ये है, फिर छोटा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल। तो बच्चों एक बात गौर करना, ट्रायंगल भले ही चेंज हो रहा हो लेकिन हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बन रहा होगा, ये बात पक्की है। देखो ट्रायंगल्स जो है छोटे छोटे बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। तो कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है ये इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल में कन्वर्ट होते हुए फाइनली ये मीटिंग पॉइंट हो गया। अब करना क्या है आपको, तो देखो यही चीज अगर हम बी और सी के लिए करें तो भी हो जाएगा, सी और ए के लिए करें तो भी हो जाएगा।
तो पहले हम लोग किसी एक पेयर के लिए कर लें, वही सबके लिए वैलिड है। तो बच्चों एक बात समझो कि ए अपनी पूरी वेलोसिटी इसके अलोंग लगाए हुए है, ठीक है ना। ए अपनी पूरी रफ्तार बी की तरफ लगाए हुए है, लेकिन बी जो है वो इधर अपनी रफ्तार लगाए हुए है। तो इसका मतलब है कि बी का इस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग एक कंपोनेंट ही लग रहा होगा। ए तो पूरी रफ्तार लगाए हुए है और बी का सिर्फ एक कंपोनेंट लग रहा होगा, और ये एंगल है बच्चों कितना, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा, इधर टूटेगा आपका v cos 60। तो इस तरीके से b और a दोनों इस दूरी को खत्म कर रहे हैं, a अपनी पूरी ताकत लगा के और b अपने एक कंपोनेंट से, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो सबसे पहले यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने बताया कि जब अपोजिट होता है तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं तो ये हो गया v प्लस v cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो v प्लस v/2 एंड दिस इज 3v/2। आ रही है बात समझ में। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो है आपका d। तो सीधी सी बात है, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा जो है ये एंगल 60 रहेगा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड v रहेगा ही रहेगा। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है d, और रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 3v/2, 2 चला गया ऊपर, आंसर हो गया 2d/3v। अब ये अगर a और b के लिए है तो यही आंसर आपका b और c के लिए ही होगा। वहां b अपनी पूरी ताकत लगा के रखा होगा, c का एक कंपोनेंट लोगे। क्लियर। तो चलो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, और ऐसा मैं अब इसी एक टाइप का 2 प्रॉब्लम और देता हूं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो यहां पे टोटल 4 पार्टिकल है, और ये 4 पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो A B C D। ओके, अब ये चारों पार्टिकल यहां पे एक स्क्वाड के कॉर्नर पे, और ये लेंथ कितना है आपका L। ये चारों पार्टिकल स्क्वाड के कॉर्नर पे है बच्चों, और हम लोग अब इसको, ये हमसे पूछा जा रहा है कि मान लो A चल रहा है B के लॉन्ग v वेलोसिटी से, B चल रहा है C के लॉन्ग v वेलोसिटी से, C चल रहा है D के लॉन्ग v वेलोसिटी से, D चल रहा है A के लॉन्ग v वेलोसिटी से। तो अपने को ये पूछा जा रहा है कि ये सभी कितने टाइम में मिलेंगे। तो फिर बात तो वही हो गई कि कहोगे कैसे मिलेंगे, तो वो तुम सोच लो, अभी जो मैंने आपको ट्रायंगल वाला बताया वो यहाँ स्क्वाड वाले में आप ऐड कर दोगे। तो एक बार खुद से ट्राई करके देखो। कर लिया आपने ट्राई? चलो अब देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहली बात, जो आपका ए पे है वो कुछ देर में चल के यहां पहुंच जाएगा, बी पे जो है वो यहां पहुंच जाएगा, सी पे है जो यहां पहुंच जाएगा, डी वाला यहां पहुंच जाएगा। तो सीधी सी बात है, अब देखो ये आपका हो गया नया स्क्वाड, ये वाला। आ रही है बात समझ में? ये हो गया। अब ये इस रास्ते पे चलेगा, तो ये इस रास्ते पे चल के मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है, ये चल के यहां पहुंच गया, ये चल के यहां पहुंच गया, ये चल के यहां पहुंच गया। तो अब नाउ दिस इज द स्क्वाड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चाहे तो इसके रास्ते को बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा चल के यहां तक पहुंचेगा, ये कुछ ऐसा चल के यहां आएगा, ये कुछ ऐसा चल के यहां आएगा, ये कुछ ऐसा चल के यहां आएगा। इस तरीके से चारों मिल जाएंगे। सवाल है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमेशा की तरह आप किसी 2 पेयर को ले लो। तो मान लो हमने ए को सेलेक्ट किया और यहां किसको सेलेक्ट किया, बी को सेलेक्ट किया, और इन दोनों के बीच में देखो ए पूरी अपनी ताकत लगा रहा है, ए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है बी की तरफ, और बी कुछ इधर लगा रहा है। तो ये डिस्टेंस है आपका L और ये एंगल है 90। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ोगे इधर, तो ये हो जाएगा v cos 90
तो v cos 90 तो जीरो ही हो जाएगा, तो इकलौता केवल एक ही वेलोसिटी आएगी इधर, तो इसका मतलब है v रिलेटिव जो होगा बच्चों वो हो जाएगा v, और डेल्टा x रिलेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा l, क्योंकि बीच की दूरी l है। तो टाइम जो हो जाएगा बच्चों डेल x रिलेटिव इक्वल डेल x रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव, तो डेल x रिलेटिव l और v रिलेटिव है v, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है l जो कि खत्म हो जानी है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है v। ऐसा किसी भी पेयर को लेके कर सकते हो। मान लो b और c को लेके करते तो b की पूरी रफ्तार आगे, c है परपेंडिकुलर, c और d को कर लेके करते तो c अपनी पूरी रफ्तार और ये परपेंडिकुलर, तो यही आंसर आता। ठीक है, तो जल्दी से आप लिखो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको, ये क्वेश्चन दरअसल एचसी वर्मा का है। आप देखो यहां पे टोटल 6 पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स हैं? 6 पार्टिकल्स, 6 पार्टिकल्स आर देयर। अब ये टोटल 6 पार्टिकल हैं और ये 6 के 6 इस तरीके से इस हेक्सागन के कॉर्नर्स पे, दे आर एट कॉर्नर ऑफ हेक्सागन, ये हेक्सागन के कॉर्नर पे। हेक्सागन समझते हो ना, रेगुलर हेक्सागन जो आपके सामने देखो बना दिया हमने, तो ये हेक्सागन के कॉर्नर पे। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपका मान लो ए बी सी डी ई एफ, और ये साइड एल मान लो। ठीक है, और इन सभी की वेलोसिटी फिर वही बात है, ये v से इधर जा रहा 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 है। तो कितने देर के बाद वो मिलेंगे? तो अब ऐसा क्वेश्चन आने पे मेरे हिसाब से ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डायग्राम की भी फिक्र छोड़ दो, आप कोई भी 2 पार्टिकल को उठा लो। मान लो फिर से हमने उठा लिया ए और बी को, तो ठीक है भाई, तो ए ये रह गया, बी ये रह गया, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि एल है। ए बेचारा अपनी पूरी वेलोसिटी लगा रहा है इसके पास आने के लिए। और जहां तक रही बात बी की, तो आपको पता है कि हेक्सागन का ये एंगल होता है 120 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आप जब यहां पे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई? v, एंड दिस इज कितना? 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री है। तो ऑटोमेटिकली इसका एक कंपोनेंट जो टूटेगा बच्चों वो टूटेगा आपका v cos 60, एक कंपोनेंट आएगा v cos 60 और दूसरा आएगा इधर। तो अब सोचो कि एक पार्टिकल a यहां पे है और b यहां पे है, तो a b के तरफ जा रहा है। अब इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देख लो कि ये जो है, आप सेम डायरेक्शन में जानते हो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो v माइनस वी कॉस 60, और v cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। तो v में से v/2 माइनस करोगे, ये आ जाएगा आपका v/2। तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x रिलेटिव, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है? l। तो डेल्टा x रिलेटिव जो है ये आपका l है। तो आप यहां से टाइम इक्वल्स टू लिख सकते हो डेल्टा x रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव। अब ये आ गया आपका डेल्टा x रिलेटिव, देख लो आपका l है और ये v/2, तो ऑटोमेटिकली 2v/l। आ रही है बात समझ में? तो ये आंसर आ गया आपके 6 पार्टिकल वाले का। तो ऐसा कुछ भी हो जाए, कितना भी पार्टिकल होगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखो यहां पे हम लोग अपने रिलेटिव मोशन के लास्ट वाले प्रॉब्लम पे पहुंच गए हैं। यहां लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों यहां पे आपको करना क्या है, सो देखो, एक प्रॉब्लम जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वो 2 पार्टिकल चल रहा होता है और ये पूछा जाता है कि दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। क्लियर है? दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि टू कार्स A एंड B आर लोकेटेड एज शोन इन फिगर। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा। 2 कार है A और B, वो दोनों लोकेटेड है एज शोन इन फिगर। दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, इन द डायरेक्शन शोन जो दिखाएंगे अभी। इनिशियली दे आर एट 10 किलोमीटर डिस्टेंस।
इनिशियली दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपार्ट, 10 किलोमीटर की दूरी पे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार्स, तो कार के द्वारा कितना टाइम लगेगा वेयर दे आर सेपरेटेड बाय मिनिमम डिस्टेंस, जब उनके बीच की दूरी कम से कम हो जाए। तो पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लिखो, फिर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और फिर आपको समझाता हूं। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात क्या करना है यहां पे। देखो दोस्त, ये डायरेक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये आपका है ए, ठीक। ए बी की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, और ए से नॉर्थ की ओर है बी लोकेटेड, ये बी है, ठीक है, और बी इधर को मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन को मान लो नॉर्थ, क्या मान लोगे इसे? नॉर्थ। तो ये ए जो है ये बी की तरफ जा रहा है, दिस इज बी, और बी की वेलोसिटी इधर है, और ये कितनी है? ये भी आपका 20 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों ये आपका मूव कर रहा है इसकी तरफ, बी की तरफ। कौन? ए। बी मूव कर रहा है इधर, ये आपका वेस्ट है, पश्चिम है, दिस इज वेस्ट। और इनिशियली बच्चों इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो गिवन है 10 किलोमीटर। जो इनिशियल डिस्टेंस है इनके बीच की दूरी वो है 10 किलोमीटर। तो पूछता है इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी और कब पहुंचेगा उस मिनिमम डिस्टेंस पे। समझ गए? अब देखो ये मैं प्रॉब्लम बहुत दिनों से बता रहा हूं और ऐसा ही प्रॉब्लम एग्जैक्टली नीट में आया है। तो पहले आप इसको देखो, कुछ कोशिश करो सॉल्व करने का। चलो मैं बताता हूं कैसे क्या करना है, बात समझो। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मान लो ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया। तो ऐसा हो सकता है ना भाई कि इनिशियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, लेकिन ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। तो अब ये जो दूरी है इनके बीच की, ये तो हो सकता है कि ये आपका 10 किलोमीटर से भी कम हो। ऐसा चांस तो बन सकता है कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी घटेगी। हालांकि फिर बाद में और ये आगे चला जाएगा तो फिर दूरी बढ़ने लगेगी। तो बीच में एक चांस बनता है बच्चों कि यहां पे दूरी कम भी दिख सकती है। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा t समय के बाद हुआ। कितने देर के बाद हुआ? t समय के बाद। तो ये 20 से चल रहा है, तो ये दूरी तय कर लिया है। और ये दूरी कितना होगा? तो 20 इंटू टी, क्योंकि रफ्तार तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी 20 और टाइम हो गया t, और ये भी 20 इंटू टी होगा। तो अगर ये 20 इंटू टी होगा, 20 इंटू टी, तो ऑटोमेटिकली टोटल है 10 किलोमीटर, और उसमें 20t माइनस कर लोगे तो ये जो दूरी होगी ये होगी 10 माइनस 20t। आ रही है बात समझ में? ये अगर 20t है और ये पूरा 10 किलोमीटर है, तो ये कितना बचेगा? 10 माइनस 20t। तो ये जो दूरी आएगा ये r अपने को निकालना है, और ये r का वो भी कौन सा वैल्यू? तो मिनिमम वैल्यू। तो यही फाइंड आउट करना। तो पहले अपने को t निकाल लेना होगा, t पुट कर लेंगे तो ये सब भी पता चल जाएगा, तो r मिनिमम भी पता चल जाएगा। तो पहले देखो, अब जरा ध्यान देना, मेरी बात को सुनो। ये r जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? तो r इक्वल्स टू बच्चों ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400t स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अब प्लस 10 माइनस 20 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो r इक्वल्स टू अंडर रूट 400t स्क्वायर, एंड दिस इज 100 प्लस 400t स्क्वायर माइनस 400t। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करके देख लो। जब इसे ढंग से सॉल्व करोगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा आपका अंडर रूट, ध्यान से देखना, 400t स्क्वायर 400t स्क्वायर 800t स्क्वायर माइनस 400t प्लस 100।
क्लियर? तो ये आपका आर आ गया किसके फंक्शन में? टाइम के फंक्शन में। आ रही है बात समझ में? चलो, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आर है हमारा, ये किसके फंक्शन में है? टाइम के फंक्शन में। आर तो टी पे ही डिपेंड कर रहा है। फिर आपको पता है कि अगर y x का फंक्शन होता है तो y के मैक्सिमा या मिनिमा के समय आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देते हो। ये काम हमने रिवर वाले क्वेश्चन में देख रखा है कि अगर y x का फंक्शन है और y का मैक्सिमम या मिनिमम जो चाहिए तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करना होता है बच्चों? जीरो पुट करना होता है। तो ठीक इसी तरीके से यहां पे r किसका फंक्शन है? टाइम का। तो r का अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ऑटोमेटिकली डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे कि नहीं करोगे? किसके लिए? r के मिनिमम होने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। इसे मैं रब कर दे रहा हूं। ये तो आप पहले से जानते हो ना भाई, इसका यूज तो हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग अब यहां पे क्या करेंगे? तो आर मिनिमम चाहिए अगर हमको, ठीक है ना? आर अगर मिनिमम चाहिए तो ये काम अपने को करना पड़ेगा। क्लियर? अब चलो एक काम करते हैं, अब आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे, लेकिन ये अंडर रूट से थोड़ी परेशानी है हमें। अंडर रूट को हटाते हैं, इसको आर स्क्वायर कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा? 800 टी स्क्वायर माइनस 400 टी अब प्लस 100। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी आर स्क्वायर बाई डी टी इक्वल्स टू 800 टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस डी 400 टी बाई डी टी प्लस डी 100 अपॉन डी टी। क्लियर? अब बच्चों डी आर बाई डी टी अगर जीरो है तो डी आर स्क्वायर बाई डी टी भी जीरो होगा। कहोगे कैसे? तो देखो हम लोग डी आर स्क्वायर बाई डी टी को अपने मन से लिख सकते हैं ना, डी आर स्क्वायर बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी। बोलो ध्यान से देख लो, क्या हम लोग डी आर बाई डी टी को डी आर स्क्वायर बाई डी टी को डी आर स्क्वायर बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं? और डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा तो जीरो ही हो जाएगा, है ना? और ऐसे भी अगर r का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी जीरो ही होगा। तो सीधी सी बात है, ये पूरे की जगह क्या पुट कर देंगे? जीरो। और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको r का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे 800 आ गया आगे। अब टी स्क्वायर बाई डी टी, तो टी स्क्वायर बाई डी टी कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं तो वो हो जाता है 2t, तो 2t हो गया तो लिख देंगे हम लोग 2 इंटू टी। समझ गया ना? 800 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, इसका 400 बाहर आ गया और ये हो गया आपका जीरो। क्लियर? चलो अब इसको इधर भेज दो, तो यहां से देखो 400 इक्वल्स टू 1600 टी, 400 इक्वल्स टू 1600 टी। सो टी इक्वल्स टू 400 अपॉन 1600। तो ये आपका कितना आ गया? 1/4 आवर्स। तो जो टाइम है वो आ गया 1/4 आवर्स। तो ये आंसर आ गया कि जो कितने टाइम में ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, तो वो होगा बच्चों 1/4 आवर्स। तो जल्दी से इसे राइट डाउन करो, जल्दी से राइट डाउन कर लो। लिख लिया आपने? लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1/4 आवर्स आया, जो टाइम आया 1/4 आवर्स। 1/4 आवर्स लिख सकते हो या इसको 15 मिनट्स भी कर सकते हो। अगर 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट के टाइम में 15 मिनट्स भी कर सकते हो। ओके बच्चों? तो रही बात बच्चों अब मिनिमम डिस्टेंस, उस मिनिमम डिस्टेंस निकालने की, तो वहां पे टी का ये जो टी का वैल्यू आया ये वहां पुट कर दो। कितना था आपका? 800 टी स्क्वायर माइनस 400 टी प्लस 100। अब टी के जगह आप रख दो 1/4, तो 800 इंटू 1/16 और 400 इंटू 1/4 और प्लस 100। तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो हो जाएगा, कितना होगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये अच्छा, ये आर स्क्वायर था ना, ये अंडर रूट हट गया तो आर स्क्वायर था,
तो ये आपका हो जाएगा 50, है ना, ये दोनों आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे, 100 ये -100, तो आर मिनिमम का स्क्वायर जो है वो आ गया 50। सो आर मिनिमम इक्वल्स टू √50, और आर मिनिमम जो यहाँ से आएगा बच्चों ये आ गया 5√2। √50 को हम लोग 25 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 5√2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 1.4 एंड दिस इज 7 किलोमीटर। तो उन दोनों के बीच जो है बच्चों, ध्यान दो, दोनों के बीच की दूरी, बीच में कभी ऐसा होगा कि जो ये दूरी है, ये इनिशियल दूरी तो आपका 10 किलोमीटर था, जब ये यहाँ था तब तो 10 किलोमीटर था, लेकिन बीच में ऐसी बात आ सकती है कि इनके बीच की दूरी मिनिमम 7 किलोमीटर हो सकती है, और फिर और नज़दीक जाएंगे तो फिर दूरी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग एक लास्ट चीज और पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, दैट इज सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। यहां पे कुछ खास प्रकार के प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, जो किसी भी तरीके से किसी भी हिस्से में उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, किसी के अंतर्गत उसको वर्गीकृत नहीं कर सकते, तो उसको इंडिपेंडेंटली मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। हालांकि इससे मिलता जुलता नहीं, बल्कि इसी का एक्सटेंडेड हिस्सा आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ोगे, कंस्ट्रेन लॉ। कौन सा लॉ? कंस्ट्रेन लॉ, वहां मैं बताऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चीजें यहां भी आप सीख सकते हो। थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम लोग करेंगे, और इसके साथ ही ये अपना काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा आज। और इसके बाद आपको मैं इसके बाद एक डीपीपी अपलोड कर दूंगा, वो डीपीपी आप सॉल्व करेंगे। 1-2 दिन का समय लीजिए, आप सॉल्व कीजिए, तब तक उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, और तब तक आपको न्यूटन्स लॉ कल नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे। कौन सा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? चलो यहां पे दोस्तों देखते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, इस बात को समझो कि क्वेश्चन जो अपना आया है और आता है एग्जाम में इस तरीके से, मान लो कि एक वॉल है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप? ये दीवार है ना, दिस इज वॉल, ये आपका वॉल हो गया, और ये फ्लोर है। इसके सहारे एक रॉड इस तरीके से है, जो रॉड आपका यहां पे है, और बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब हो गया, स्मूथ का मतलब हो गया बच्चों फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का क्या मतलब हो गया? फ्रिक्शनलेस। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण बल नहीं है, तो ये फिसलता हुआ गिरेगा, और जब ये फिसलता हुआ गिरेगा, बात समझे ना, अगर दीवार पे ऐसे टिका दोगे कोई चीज को, तो फिसल के गिरेगा ना भाई, फिसल के गिरता चला जाएगा। तो इस तरीके से मान लो, जब ये फिसल के गिरेगा, तो इसका ये वाला जो एंड है, ये वाला, ये उस समय इधर को मूव कर रहा होगा, है कि नहीं, फ्लोर पे, और ये वाला जो एंड है ये नीचे फ्लोर मूव कर रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, और रॉड की लेंथ मान लो L है, ये एंगल किसी समय 30 डिग्री, और इस एंड की वेलोसिटी दी गई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो एट एनी मोमेंट किसी मोमेंट पे द वेलोसिटी of lower end of rod is 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? फाइंड वेलोसिटी ऑफ अपर एंड। तो अपर एंड की वेलोसिटी बताओ उस समय कितनी होगी। अब ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। यानी आपको ये V2 पता करना है, V1 इज गिवन, V2 पता करना है, ट्राई करो। कर लिया आपने? चलो देखते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है इसे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग,
कि जो पार्टिकल है आपका वो एक नहीं है, बल्कि आप इसको दो पार्टिकल मानो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो ये अच्छा ये मिट गया ना, इसको फ्लोर ऐसे बनाओ, ठीक, ये आपका फ्लोर है और ये जो है रॉड है इस तरीके से, और रॉड किसी समय ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात समझो, अगर कोई रॉड है जो रिजिड है, रिजिड समझते हो, एक वर्ड यूज होता है रिजिड। रिजिड का मतलब हुआ कि उसका लेंथ कांस्टेंट होगा, लेंथ कांस्टेंट होगा। रॉड और रबड़ में यही फर्क है कि रबड़ की लंबाई बढ़ाई जा सकती है और इस रॉड की लंबाई जो है ये कांस्टेंट रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अगले सिरे को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ा रहे हैं तो पिछला सिरा इसी डायरेक्शन में कितने से चलेगा? तो कॉमन सेंस की बात है बच्चे, अगर अगला 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में खिसकता है तो पिछले को भी इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड चलना पड़ेगा, तब ना इसकी लंबाई कांस्टेंट रहेगी। नहीं तो आगे वाला फास्ट चलेगा, पीछे वाला स्लो, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, या पीछे वाला फास्ट चलेगा, आगे वाला स्लो, तो लंबाई घट जाएगी। तो रिजिड बॉडी की ये खासियत होती है कि इसकी लंबाई क्या होती है? कांस्टेंट। तो उसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी उसके लेंथ के अलोंग क्या होती है? सेम। क्लियर? बात समझ में गए? यानी रिजिड बॉडी, फॉर एनी रिजिड बॉडी, फॉर एनी रिजिड बॉडी, all points have same velocity along their length। ठीक है ना, लेंथ के अलोंग। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या समस्या है तुम्हारे साथ? कोई सर यहां तो एक इधर जा रहा है, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, और लेंथ तो इसका ये ऐसे है, जो लेंथ है इसकी वो तो ऐसे है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर यहां तो दोनों पॉइंट को उसके लेंथ के लॉन्ग चलने को आपने अलाउ कर दिया, यहां अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो आपको क्या करना होगा? उस केस में कंपोनेंट ले लेना है। तो यानी इसके वेलोसिटी का, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, सामने सामने वाला एंगल। तो v1 का कंपोनेंट ले लो, तो v1 का कंपोनेंट लेंथ के लॉन्ग तोड़ोगे तो हो जाएगा v1 cos 30। होगा कि नहीं होगा बच्चे? और इसका लेंथ नीचे की ओर है। अच्छा ये 30 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसके वेलोसिटी का भी कंपोनेंट तोड़ दो लेंथ के लॉन्ग, तो ये कितना हो जाएगा? v2 cos 60। तो भाई अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लेंथ के लॉन्ग सेम वेलोसिटी होना चाहिए, तो लेंथ के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी है तो नहीं, लेकिन उसका एक कंपोनेंट, वेक्टर का यही तो फायदा है, कंपोनेंट ले सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v1 cos 30, इसकी वेलोसिटी हो गई v2 cos 30। और ये रॉड अगर रिजिड बॉडी है तो सीधी सी बात ये हो गई कि v2 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू v2 cos 60 है ना, v2 cos 60 मस्ट बी इक्वल टू v1 cos 30। अब देखो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो v2 cos 60 1/2 और v1 कितना दिया हुआ है? 10, तो लिखोगे 10 और cos 30 आपका हो गया √3/2, 2 कैंसिल, तो v2 इक्वल्स टू आ गया आपका 10√3 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? तो कोई भी चीज इसकी लंबाई फिक्स्ड हो तो उस केस में क्या करो? सारे पॉइंट का वेलोसिटी लेंथ के लॉन्ग तोड़ लिया करो। अगर यहां तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारा पॉइंट लेंथ के लॉन्ग ही चल रहा है, और जहां नहीं चल रहा होगा तो लेंथ के लॉन्ग उसका कंपोनेंट लो और सबको इक्वेट कर दिया करो। क्लियर? तो इस पे हम लोग एक और टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, पहले जल्दी से लिख लो इसे। तो बच्चों अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो आपके सामने एक ब्लॉक, इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं,
न्यूटन्स लॉ में बच्चों ऐसा ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। न्यूटन्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आपका ब्लॉक है और ये आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, रोप बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है। अब इस रोप को आप यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो। कितनी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो? v वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो आपका रस्सी, रोप जो बोल रहे हो, इसको हम लोग फिजिक्स में भी बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो होता है इनएक्सटेंसिबल होता है। क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसे खींच के लंबा ना किया जाए। रबर के जैसा इसे खींच के आप लंबा नहीं कर सकते हो। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ये होगा आपका कांस्टेंट। अब जैसे ही लेंथ कांस्टेंट हुआ, आपके दिमाग में बात आ गई, क्या करना है अपने को। तो देखो ये पॉइंट तो इसके लंबाई के अलोंग ही चल रहा है, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट तो मान लो इसको ऐसे खींचोगे तो मजबूरन ब्लॉक ऐसे, ये जो डब्बा रखा हुआ नीचे में, क्या ये हवा में उड़ने लगेगा? नहीं। अच्छा पूछोगे ये क्या है बच्चों? तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में जानेंगे। इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं? पुली। इसके ऊपर रस्सी इस तरीके से ट्रांसफर होगी, जो नेक्स्ट चैप्टर में अपने पास आएगा। तो अगर आप इसको ऐसे पुल करते हो, ऐसे खींचते हो, ठीक है ना, अगर आप इसको ऐसे खींचते हो तो क्या लगता है ये सीधा इस तरीके से हवा में जाने लगेगा? नहीं, ये चलेगा तो आगे ही, ये चलेगा किधर? आगे ही। खींचोगे इसको ऐसे तो ये चलेगा तो इधर ही। तो ये रस्सी का जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको ये ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है। ये मजबूर है इस डायरेक्शन में चलने को, ये मजबूर है इस डायरेक्शन में चलने को। तो मान लो ये इधर जा रहा है v नॉट से। तो सीधी सी बात है, अभी हमने सीखा कि लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट होना चाहिए सबका सेम। तो ये तो खैर ये पॉइंट तो इसकी लंबाई के अलोंग ही चल रहा है। ये इधर रस्सी ऐसे टेढ़ी हो गई तो इसका लंबाई के अलोंग तो ये होना चाहिए। तो अब जबकि ये मजबूर है इसके साथ इधर जाने को, तो बच्चों अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली इसके वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट तोड़ोगे और वो होगा v नॉट कॉस 60। कितना होगा बच्चों? v नॉट कॉस 60। और v नॉट कॉस 60 जो होना चाहिए वो v के बराबर होना चाहिए। तो v नॉट कॉस 60 मस्ट बी इक्वल्स टू v, और v नॉट इंटू 1/2 इक्वल टू 10। सो v नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? चलो लिख लो, एक और करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दरअसल जेईई एडवांस में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपको HCM में मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? देखो ये एक पुली है, पुली मतलब वही पुली। अब एक ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ है हवा में, एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है और ठीक सिमेट्रिकली मतलब समान रूप से ये एक दूसरी रस्सी बंधी हुई है। इस रस्सी को आप नीचे खींच रहे हो U से, इसको भी इधर कितना से खींच रहे हो? U से। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर इन दोनों को नीचे खींचोगे पुली पे घूमते हुए तो ये क्या ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सही बात है, तो ये ब्लॉक पक्की बात है, ये ऊपर जाएगा। तो मान लो ब्लॉक ऊपर की ओर उठेगा v वेलोसिटी से। तो आपको इसी v की वैल्यू पूछी जा रही है। सोचो अब क्या करना है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है बच्चे, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट रस्सी का लास्ट पॉइंट, ये तो मजबूर है इसके साथ ऊपर जाने को। जबकि रस्सी का एक पॉइंट अगर U से चल रहा है तो ये पॉइंट भी इधर नीचे U से चल रहा होगा। लेंथ के लॉन्ग सबकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? U। ये भी U से जा रहा होगा। तो ये पॉइंट तो ब्लॉक के साथ बंधा हुआ, ये तो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है इसका एक कंपोनेंट जो इधर तोड़ोगे दैट इज v cos थीटा। ये v cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए? U के। तो इसका मतलब है कि v cos थीटा इक्वल्स टू लिख दोगे U, इसलिए v इक्वल्स टू U अपॉन cos थीटा इज द आंसर। लेकिन चॉइस में वहां पे ना 2u cos थीटा भी दिया हुआ है। तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये इधर भी तो जाएगा। अरे भाई ये दो रस्सी बंधी हुई है, मान लो तुम्हारे हाथ में एक रस्सी ये बांध दे और एक रस्सी ये बांध दे। अगर तुम आगे 1 मीटर खिसकोगे
तो सीधी सी बात है, तुम आगे खिसकोगे तो तुम्हारा दोनों हाथ 1-1 मीटर आगे जाएगा ना, दोनों हाथ 1-1 मीटर जाएगा। तो ये रस्सी, ये भी 1 मीटर लूज होगा, ये भी 1 मीटर लूज होगा। ऐसा थोड़ी है कि 1 मीटर ये लूज हुआ, 1 मीटर ये लूज हुआ तो आपको 2 मीटर आगे बढ़ना होगा। अरे आप तो 1 ही मीटर चलोगे तो 1 मीटर इसके हिसाब से भी लूज हो गया, इसके हिसाब से भी। तो जब ये ऊपर चलेगा तो सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी का ही इधर भी कंपोनेंट तोड़ोगे तो वो v cos थीटा ही आएगा, जो कि u के बराबर है। तो 2v cos थीटा थोड़ी, चल तो रहा है एक ही v, उसी का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो v cos थीटा, इस रस्सी के हिसाब से तोड़ेंगे तो इधर v cos थीटा। तो इसलिए आंसर 2u बाई cos थीटा नहीं होगा, सीधा u बाई cos थीटा। क्लियर? चलो तो इसे लिख लो, और इस तरीके से ये चैप्टर अपना हो गया खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना पूरे एनर्जी के साथ हम लोग मिलते हैं, कौन सा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। तो आप उसे करिए, ठीक है। तो अब आप क्या, आपको बाकी इसके बाद एक डीपीपी में अपलोड करूंगा, वो होमवर्क के फॉर्म में, आप उसे 1-2 दिन के अंदर सॉल्व कर दीजिए, फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। काइनेमेटिक्स वाला ये लेक्चर अपना 42 है, तो इसके बाद वाले में उसे मैं कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कल शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके बच्चों।